थैंक्स टू अभिषेक कुमार जिन्होंने IRPM ऑनर्स के पार्ट 2 का पेपर 4 का जो है क्वेश्चन पेपर सेंड किया। और इसी संदर्भ में आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें हम लोग जानेंगे IRPM ऑनर्स के पार्ट 2 के पेपर 4 में किस प्रकार के सब्जेक्टिव प्रश्न आए थे और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे उनका सटीक आंसर क्या होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनंत विजय और आप देख रहे हैं HDCTC चैनल। आप सभी अब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये IRPM ऑनर्स के पार्ट 2 का पेपर 4 का क्वेश्चन पेपर है जो कि 2023 के एग्जामिनेशंस में पूछा गया था। और क्वेश्चन पेपर के अध्ययन के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जिन्होंने हमारा सजेशन और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो वीडियो बना था वो देखा होगा, उनका सब्जेक्टिव में 4 क्वेश्चन आराम से वे लोग लिख पाए होंगे और ऑब्जेक्टिव के सभी प्रश्न एग्जामिनेशंस में आए ही थे, तो आराम से आपने 10 में 10 ऑब्जेक्टिव भी सही किया होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की कि किस प्रकार के सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि मैंने सजेशन में आप सभी को सजेस्ट किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी को देख पा रहे हैं सब्जेक्टिव के रूप में जो आप सभी को मिला है, इसमें मानव संसाधन प्रबंध की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना करें, और ये प्रश्न मैंने भी सजेशन के रूप में आप सभी को दिया था। दूसरा जो प्रश्न है लाइन एवं स्टाफ अभिकरण को परिभाषित करें और स्टाफ अभिकरण के कार्यों की विवेचना करें, ये प्रश्न मैंने सजेशन में नहीं दिया था। तीसरा प्रश्न है कार्य मूल्यांकन की परिभाषा दें, इसकी विभिन्न पद्धतियों की विवेचना करें, हमारे सजेशन का प्रश्न है। पदोन्नति को परिभाषित करें, इसकी आवश्यकताओं की विवेचना करें, ये भी हमारे सजेशन का प्रश्न है। प्रशिक्षण की विभिन्न पद्धतियों की विवेचना करें, तो ये भी हमारे सजेशन का ही एक प्रश्न था। इस प्रकार से 4 प्रश्न तो आप सभी को पहले ही पेज में मिल गए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्जेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से लिखा होगा। 5वां प्रश्न है जो कि 6ठा प्रश्न आप सभी को जो मिला था वो परिवेदना क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। तो ये थी सब्जेक्टिव की बात जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आ ही गया था। अब बात कर ले ऑब्जेक्टिव्स की कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आए थे आप सभी के एग्जामिनेशंस में और उनका सटीक आंसर क्या होगा। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी के एग्जामिनेशंस में पूछा गया था वो था, पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी के एग्जामिनेशंस में पूछा गया था वो था कार्मिक प्रबंध मानव का प्रबंध है। तो इसका विश्लेषण हम लोग करते हैं। कार्मिक प्रबंध के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जितने भी मनुष्य होते हैं उनको एक भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि क्रियाकलापों को करवाया जाता है, अर्थात इसमें मनुष्य के कलाओं तथा कौशल को बढ़ाने का काम किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि कार्मिक प्रबंध मानव का प्रबंध होता है ना कि वस्तुओं का। ठीक है, तो एक का आंसर सत्य, ट्रू। अब बी नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो बी नंबर प्रश्न है प्रशिक्षण एक अनियमित प्रक्रिया है। मैंने आप सभी को कई बार बताया था कि अगर किसी बच्चे को हम लोग पढ़ा रहे हैं और उसको रेगुलरली अगर हम लोग नहीं पढ़ाएंगे तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रशिक्षण में भी होता है कि अगर आप कोई चीज़ का ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर आप नियमित रूप से उसे नहीं करते हैं तो आप उसमें सफल नहीं हो पाइएगा, उसमें निपुण नहीं बन पाइएगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि प्रशिक्षण एक अनियमित प्रक्रिया ना होकर एक नियमित प्रक्रिया होती है, एक सतत प्रक्रिया होती है जो कि कंटिन्यूअसली फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बी का आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर प्रश्न है घटक तुलना कार्य मूल्यांकन की एक पद्धति है। तो कार्य मूल्यांकन की पद्धति को मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट भी बताया था, आप सभी को बताया था कि इसके जो भी पद्धति हैं उसको उसके नाम को आप लोग याद रखिएगा। और घटक तुलना के कार्य मूल्यांकन की विधि में विभिन्न श्रमिकों के घटकों को रूप में जो है उनकी तुलना की जाती है कि एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से किन घटकों के रूप में अलग है। ठीक है, इसीलिए ये कार्य मूल्यांकन का एक विधि है, इसीलिए सी का आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ट्रू होगा। ठीक, डी नंबर प्रश्न है विक्रय कार्मिक क्रियाकलापों के अधीन आता है। तो ये प्रश्न कई बार मैंने आप सभी को कराया है कि कोई भी कंपनी या उद्योग या औद्योगिक प्रतिष्ठान है तो वो अपना उत्पाद बनाती है और उसका अंतिम लक्ष्य जो होता है विक्रय होता है। तो ये भी कार्मिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, क्योंकि विक्रय अगर नहीं होगा तो वो किसी भी मजदूर के या कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं कर पाएगा।
अतः विक्रय भी कार्मिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ये भी एक प्रकार की कला होती है जिसको कार्मिक क्रियाकलापों के अंतर्गत प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है। तो डी का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू होगा। ई नंबर प्रश्न, पदोन्नति नियोजकों के लिए लाभकारी है। तो मैंने पहले भी बताया है आप सभी को कि पदोन्नति जो है एक कर्मचारी के लिए तो लाभकारी है ही, क्योंकि ये उसके डायरेक्ट वित्तीय स्थितियों से जुड़ा होता है, लेकिन साथ ही साथ ये नियोजकों के लिए भी लाभकारी हो जाता है, क्योंकि जब किसी कर्मचारी की पदोन्नति की जाती है तो उसका मनोबल बढ़ता है और वो अपने कार्य को दुगनी क्षमताओं के साथ करने का प्रयास करता है ताकि वो और पदोन्नति ले सके। अर्थात ई का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एफ नंबर प्रश्न की अगर बात करें, एक प्रभावी संगठन के लिए दो तरफा संप्रेषण अनिवार्य है। तो कम्युनिकेशन के अंतर्गत मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता है और कम्युनिकेशन सदैव दो तरफा होता है, और एक प्रभावी संगठन के लिए दो तरफा संप्रेषण का होना अति अनिवार्य है, अन्यथा कोई भी संगठन का जो है अस्तित्व ही नहीं बचेगा। कहने का अर्थ है कि किसी भी संगठन के लिए संप्रेषण एक महत्वपूर्ण पहलू होता है और उसके अंतर्गत जो है विभिन्न कर्मचारियों तथा श्रमिकों को इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि कैसे आप किसी कार्य को विभिन्न प्रकार के श्रमिकों या श्रमिक वर्गों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो तरफा संप्रेषण होता है एक प्रभावी संगठन के लिए। सत्य होगा, ट्रू हो जाएगा। जी नंबर प्रश्न है, कार्मिक प्रबंध में भर्ती अंतिम प्रक्रिया है। तो मैंने आप सभी को बताया था किसी भी कार्मिक प्रक्रिया का पहला जो है चरण होता है वो नियोजन, दूसरा जो चरण होता है भर्ती। तो यहाँ पे बोला गया है अंतिम प्रक्रिया है और इसीलिए इसके आंसर क्या होगा? असत्य हो जाएगा। कारण ये है कि जब भर्ती होता है तो उसके बाद उसका चयन होता है, उसका प्रशिक्षण किया जाता है, उसको जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों से अवगत कराया जाता है। तो कार्मिक प्रबंध में भर्ती अंतिम प्रक्रिया ना होकर प्रथम या द्वितीय प्रक्रिया हो सकता है। ठीक है। एच नंबर प्रश्न है, परिवेदना हमेशा वास्तविक होता है। तो मैंने बताया था जब परिवेदना पढ़ा रहा था आप सभी को कि जब कोई शिकायत अत्यंत गंभीर हो जाए तो वो परिवेदना का कारण बन जाता है और परिवेदना के कारण औद्योगिक विवाद खड़े हो जाते हैं। लेकिन कोई भी परिवेदना हमेशा वास्तविक तो नहीं हो सकता है, ये मिथ्या भी हो सकता है, यह काल्पनिक भी हो सकता है, ये मान्य भी हो सकता है, ये अमान्य भी हो सकता है। लेकिन प्रश्न यहाँ बोला गया है कि परिवेदना हमेशा वास्तविक होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। आई नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो आई नंबर प्रश्न है, स्टाफ अधिकारी लाइन अधिकारी को सेवा प्रदान करता है। तो स्टाफ अधिकारी जो है एक लाइन अधिकारी को सेवा प्रदान करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो बिंदु विधि कार्य विश्लेषण की एक विधि है। तो बिंदु विधि जो है कार्य मूल्यांकन का एक विधि है, ना कि कार्य विश्लेषण का। अर्थात जे का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।